अस्सलाम वालेकुम, अज़हर फ्राम मिलिट्री स्टेट। आज की एपिसोड में हमारी डिस्कशन है रिगार्डिंग बजट 2025-26 अबाउट रियल एस्टेट। देखें, मैं एक बात पे हैरान हूँ कि हम सब खुशियाँ इस बात में मना रहे हैं कि जी परचेज़र को ये रिलैक्सेशन दे दी गई। देखें, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि परचेज़र इज़ नॉट अ रियल एस्टेट ओनर राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। हम जब भी किसी को कोई नवाजिश करना चाहते हैं, जब किसी पे कोई एहसान करना चाहते हैं या किसी की कोई बेहतरी की बात करते हैं, तो उसके लिए करते हैं जो इस टाइम स्टेक होल्डर हो। तो देखिए, जो इस टाइम के स्टेक होल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट ओनर्स हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, बात यह है कि हमने उनको क्या रिलैक्सेशन दी है। तो जवाब है कि उनको हमने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी, बल्कि हमने उन पर गेन टैक्स बढ़ा दिया। उन पर हमने रेंटल इनकम जो है वो मार्केट वैल्यू से हट के 4% ऑफ द एफबीआर रेट डिक्लेयर कर दिया। और खुशी इस बात की है कि हमने 1.5% कम कर दिया। ये 1.5% वही है कि जो हम बचपन में चिड़ियाँ पकड़ने के लिए किसी टोकरे के नीचे थोड़े से दाने डालते थे और उन चिड़ियों को बुलाते थे कि आओ इनको खाओ। जब वो आके खाना शुरू करती थी तो हमारे वो थोड़े से दाने बेशुमार चिड़ियों को पकड़ने के काम आते थे। गवर्नमेंट भी सेम उसी तरीक़ाकार पर चल रही है कि आपको 1.5% दिखा दिया है, लेकिन अगर आप उस 1.5% के असरात देखें तो वो एकमोलेटेडली 6 से 7.5% पे जा रहे हैं। मतलब कम अज़ कम जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसको पहले वाला ही सिस्टम रहेगा, कोई कमी नहीं है। अगर 2025 में ज़्यादातर सेलर कौन था, तो देखें वो सेलर था जो 2025 से पहले जिसने चीज़ें बाइंग की हुई थी। एक साल के अंदर सेम परचेज़र का सेलर बनना जो है वो ना होने के बराबर होता है। तो अगर हम इस चीज़ को ज़हन में रखें तो वो हर बंदा जिसने 30 जून 2025 तक कोई भी प्रॉपर्टी बाय की है तो उसने 3% एडवांस टैक्स देकर वो प्रॉपर्टी बाय की है। और जब वो 1 जुलाई 2025 ऑनवर्ड सेलिंग के लिए जाएगा तो वो 4.5% सेलिंग में देगा। दैट मीन्स 3% प्लस 4.5%, टोटल 7.5% एक ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो बन गई है। तो देखें, गवर्नमेंट को इस किस्म के हथकंडों से बाज रहना चाहिए और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बजट देना चाहिए और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए, ताकि नज़र आए कि किसी के बेनिफिट में कोई बात की जा रही है या किसी के प्रोडक्टिव मतलब कोई बजट पेश किया जा रहा है, या प्रोडक्टिविटी नज़र आनी चाहिए आपके एक्शंस में, जो मुझे एटलीस्ट कहीं नज़र नहीं आती। हम देखें, शुरू में क्या करते हैं कि जी 1.5% को लेके हवा के घोड़े पे सवार हैं कि हमने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया है। जब आप बैठ के देखें उसको समझेंगे और पता चलेगा कि यार अच्छा इसके ये इश्यूज़ हैं, ये इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो फिर देखें आप उनको एड्रेस करना शुरू करेंगे, फिर आप लोगों को समझाना शुरू करेंगे और 2-4 महीने आप इसी काम में लगा देंगे। लेकिन उस वक्त तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, बजट पास हो चुका होगा। फिर हमें वही घिसी पिटी बातें सुनने को मिलेंगी कि जी ये तो असेंबली से पास हो गया है, इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये असेंबली इसको जो है वो कैंसिल कर सकती है या सदर आर्डीनेंस दे देगा। तो देखें, ये सारी वो बातें हैं जो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के मुताबिक मैं समझता हूँ। हमें देखें इस टाइम इस किस्म के कामों पे जो सही इत्तेहाद का टाइम होता है वो ये टाइम होता है जब हमें इत्तेहाद की ज़रूरत होती है और हमें उस पर अमल करना चाहिए। बाकी जो इत्तेहाद चल रहे हैं वो पूरी ज़िंदगी चलते ही रहेंगे और हम अपने अपने फ़वाइद उठाते ही रहेंगे, लेकिन इस टाइम असल इत्तेहाद की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो बजट से रिलेटेड इश्यूज़ पे होनी चाहिए और एक ब्रॉडर विजन के साथ होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को समझ के एक्सेप्ट करें ताकि हम उनको एड्रेस कर सकें। छोटी छोटी बातों को सेल्फ प्रमोशन के लिए प्रमोट करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये देखें कि ये बिल्कुल सादी सी एक बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि एक ऐसा बंदा जो प्रॉपर्टी ले के होल्ड कर रहा है वो हमसे आके पूछता जी बताएं बजट में मेरे लिए क्या आया है। हम कहते हैं यार तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं आया, लेकिन तुम कुछ और ख़रीदोगे तो उस पर तुम्हें देंगे। तो क्या ये सेंसिबल बात है? आप जिस जगह पे बैठे हैं, अगर कोई बंदा आपको ही आके कहे कि यार मैं तुम्हें अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, लेकिन तुम मेरे से और काम करो फिर मैं फ़ायदा दूंगा, तो आप उस पर कितना अमल करेंगे या उसकी बात को कितना एक्सेप्ट करेंगे? तो इसलिए मेरी अरबाब इख्तियार से भी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, जो लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहे हैं और जो हमारे बर्निंग इशू हैं, देखिए हम क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं जी एफईडी ख़त्म हो गया। ओ भाई, एफईडी ख़त्म हो गया तो क्या हो गया? एफईडी हमारी मार्केट को कितना अफेक्ट कर रहा था? आप अगर देखें तो मेरा ख्याल है दैट वाज लेस देन 1%, जबकि उसके अगेंस्ट जो हमारी मार्केट को मेन इशू है या जो मेन हर्डल है दैट इज़ 7E। आप मुझे बताएं 7E आपके बजट में जिक्र ही नहीं है।
इवन जो हमारे दोस्त यार हैं जिनके जो थोड़े इन्फ्लुएंसर हैं या जो कॉन्टेक्ट्स में हैं, उनकी डिस्कशन में 7E का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 7E एक मेजर हर्डल है जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट जो है वो क्रैश कर रही है। जो फ्लुएंट कस्टमर था वो मार्केट में नहीं आ रहा, जिसके पास 2 4 6 प्रॉपर्टीज़ थी वो अगली प्रॉपर्टी लेने से अवॉइड कर रहा है, क्योंकि 7E की मद में उसको एक या आधा प्लॉट जो है हर साल बेच के देना पड़ता है उन प्रॉपर्टी से जिनसे वो कुछ भी गेन नहीं कर रहा। मैंने जब भी 7E की जहाँ भी डिस्कशन की आगे से सुनने को मिलता जी वो IMF ये और IMF वो। देखिए IMF जो है वो शायद हमसे आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा समझने वाले लोग हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमें किसी को भी ये बात कन्विंस करने में क्या मसला है कि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी का जो रेंटल है वो डीम कर रहे हैं जिसका मेरे पास पोजेसन ही नहीं है। आई जस्ट हैव अ पीस ऑफ पेपर जिस पे लिखा हुआ है कि जी ये प्लॉट हम आपको देंगे, मेरे पास उसका पोजेसन नहीं है ना उसकी डेवलपमेंट है, तो देखिए उस पर मैं रेंटल इनकम कैसे क्लेम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो क्या ये बातें IMF को या दूसरे जो इदारे हैं हम क्या हम उनको ये बात नहीं समझा सकते कि देखें ठीक है आप जो डीम्ड रेंटल इनकम है उसको आप लागू करें, लेकिन उन जगहों पे करें जहाँ रेंटल इनकम क्लेमेबल है, जहाँ कोई बंदा रेंटल ले सकता है लेकिन वो नहीं ले रहा, तो ठीक है आप उस पर उससे टैक्स ले लें कि जी उसकी चॉइस है कि वो क्यों नहीं रेंटल ले रहा, वो उसको ओपन प्लॉट भी अगर है अगर वो तो वैकेंट प्लॉट को यूज़ क्यों नहीं कर रहा या उस पर वो कंस्ट्रक्शन करके इनकम अपनी जनरेट क्यों नहीं कर रहा, इसको आप उसका फॉल्ट तस्वर कर लें और आप उससे करें। देखें एक वो प्लॉट जो भी ऑन ग्राउंड नहीं है, लाइक देखें DHA कोयटा, DHA गुजरांवाला, DHA मुल्तान, बहावलपुर, DHA लाहौर, फेज़ 10 ऑनवर्ड, ऐसी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके भी सिर्फ फाइल सिस्टम है और ऑन पेपर है, वो भी मार्केट में है ही नहीं, पोजेसन में नहीं है, डेवलपमेंट में नहीं है। आप कहते हैं उस पर हमें रेंटल इनकम भी दें और आप ले रहे हैं, धड़ल्ले से ले रहे हैं। तो देखिए ये सारी वो लॉजिकल चीज़ें हैं जिसमें हम लॉजिकल तरीके से किसी से डिस्कशन करके उसका वे आउट निकाल सकते हैं कि चलें 7E अगर बहुत ज़रूरी है, अनअवॉइडेबल इवल है, तो हम इसको सिर्फ पोजेसन एरिया पे या जो सिर्फ डिलीवर्ड प्लॉट हैं या जो डेवलप्ड प्लॉट्स हैं उन पे आप लगा लें, जो नॉन डेवलप्ड हैं, जो नॉन डिलीवर्ड हैं या जो अभी सिर्फ पेपर्स में फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं उस पे इसकी कोई तुक नहीं बनती कि हम इसको लगाएं। तो काइंडली हमें जो फजूल किस्म के प्रोजेक्शनल एलिमेंट्स हैं उन पे फोकस करने की बजाय रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आएँ और रियलिस्टिकली जो चीज़ें हैं जिस पे हम एड्रेस कर सकते हैं, जिन इश्यूज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं, जिनको हम रेक्टिफाई करवा सकते हैं, हमें उन पे करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का क्लेम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंटरनली आपको भी पता है, हमें भी पता है कि किसने क्या काम किया है। देखें कोई भी चीज़ बेचने के लिए तो हमें 6-6 वीडियोस नज़र आ जाती हैं। मुझे पिछले 2 महीनों में किसी की कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आई जिसमें आप गवर्नमेंट के साथ बैठे हूँ और 7E की डिस्कशन कर रहे हूँ। FED तो 3 महीने पहले से हमें पता है कि ख़त्म हो रहा है, क्योंकि FED इस पर लागू ही नहीं हो सकता था रियल स्टेट पे। फिर यह है कि देखें उन्होंने लगाया भी हर प्लॉट पे नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी पे था, उस पर आपको अगर हमें कुछ बेनिफिट मिल गया है तो वो बेनिफिट उसको आप ये समझें कि वो चलें आपकी एफर्ट्स ही हैं, लेकिन आप ये देख लें कि आपने क्या, अगर आपने एफर्ट किया तो क्या आपने एफर्ट ठीक डायरेक्शन में की हैं? इसका मतलब है कि आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। जो चीज़ें आपकी मार्केट को मेजर इफेक्ट कर रही हैं उनको आप एड्रेस नहीं कर रहे, और जिनका मार्केट पे इफेक्ट ना होने के बराबर है आप उन पे सिर्फ सेल्फ प्रमोशन एक्टिविटी के तौर पे उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो भाई मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से भी कि देखें लॉजिकल टैक्सेस देने में किसी को कोई मसला नहीं होता। रेंटल इनकम भी अगर आप टैक्स लगा रहे हैं, मुझे या किसी को क्या मसला है, अंडरस्टूड है कि यार अगर रेंटल इनकम आ रही है तो उस पर लेके, लेकिन देखिए एक फाइल है या एक अनडिवेलप्ड प्लॉट है, हैंडेड ओवर प्लॉट है, तो उस पर मेरे पास उसका कब्जा ही नहीं है, तो मैं आप उस पर मुझे कहते हैं रेंटल इनकम दे दे, तो मैं क्या कहूँगा आपको? या IMF को ये पता नहीं है क्या कि अगर आप उनको कहेंगे भाई हमने तो एक प्लॉट अभी हैंड ओवर नहीं किया तो उस पर हम नहीं लगा सकते, जो हैंड ओवर किया और एक बंदा यूटिलाइज नहीं कर रहा हम उस पर लगा लेते हैं। तो देखें बार बार ये वही काम है जो बचपन में हम बच्चों को कहते हैं कि जिन आ गया, भूत आ गया, और बच्चे को डराते हैं। इसी तरह आप लोग भी सारे हमें इसलिए डराते हैं कि जी IMF आ गया, तो भाई IMF आ गया तो उनका आपसे बड़ा दिमाग है, वो उसी को इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचे हैं जो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे और हम सेल्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में पड़े हुए। तो लॉजिकल बातों के ज़रिए हमें गवर्नमेंट को भी कन्विंस करना चाहिए ताकि वो भी आगे कन्विंस कर सकें, और फजूल किस्म के जो ये छोटी छोटी चीज़ों को प्रमोट करना कि पता नहीं 1.5% से कौन सी तोप चल गई है, कोई तोप नहीं चली। मुझे बताएं 1.5% सिर्फ उसको बेनिफिट है जिसने घर बनाना है। अगर आपने मार्केट को चलाना है, आपने रियल एस्टेट सेक्टर से मैक्सिमम इनकम करनी है, तो आपने इन्वेस्टर को प्रमोट करना होगा, आपने बिजनेसमैन को प्रमोट करना होगा जो इस बिज़नेस से रिलेटेड है,
देखें हमेशा किसी भी फील्ड में जितनी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं उतनी इनकम ज़्यादा होती है। आप जो बाय लॉज आप सेट करने जा रहे हैं, ये जो आप सेट कर रहे हैं, इससे तो देखें कोई भी बंदा वापस आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े टैक्सेस हैं कि उन टैक्सेस की वजह से आप प्रॉपर्टी को दोबारा सेलिंग की तरफ नहीं आते। रियलिस्टिकली चीज़ों को हैंडल करें। अगर तो हमें एक अच्छा और फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए और हम ये चाहते हैं कि वाकई हमारी इकानमी ग्रो करे और जो हिडन इकानमी है वो डिक्लेयर्ड इकानमी में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें रियलिस्टिकली सोचना होगा और रियलिस्टिक पॉलिसीज डिज़ाइन करनी होगी। थैंक यू वेरी मच।